हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 6 की, यानी स्टाफिंग की, जो कि हमारे टर्म 2 में आ रहा है। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि सब पेपर जो है वो सब्जेक्टिव होने वाला है, तो हमें ये पता करना बहुत ही ज़रूरी है कि किस तरह से आंसर्स को लिखना है। ठीक है, और आंसर्स लिखने से पहले जो है आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको समझ में आएगा तो आप अपने आप से भी कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हो जिसके आपको मार्क्स मिल जाएं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। पहला दे रखा है मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, कि स्टाफिंग का मतलब क्या होता है। तो स्टाफिंग इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट अ राइट टाइम। ठीक है, स्टाफिंग का मतलब होता है, स्टाफिंग में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे एक राइट जॉब के लिए एक राइट पर्सन को ढूंढना जिसके पास उस जॉब के रिलेटेड सही क्वालिफिकेशन हो और वो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे सही काम को कर रहा हो। ये सारा हमारा किस में आ जाता है? स्टाफिंग में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि स्टाफिंग की हमें ज़रूरत पड़ती क्यों है, क्या इसकी ज़रूरतें हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या एक ऑर्गेनाइजेशन को इसका क्या एडवांटेज मिलेगा, उन सब के बारे में हम अब बात करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंस है फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटिटेंट पर्सोनल। इसका मतलब है रोल्स को कोई कॉम्पिटिटेंट पर्सोनल को लाके, ठीक है, उस कॉम्पिटिटेंट पर्सोनल को रख के ऑब्टेन करके उस प्लेस को फिल करना। पर्सोनल का मतलब है यहाँ पर एम्प्लॉय। ठीक है, अब आपको पता है स्टाफिंग फंक्शन जो है जॉब पोजीशन को फिल करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी जॉब पोजीशन का तब तक कोई फ़ायदा नहीं है जब तक वो फिल ना हो। ठीक है, और वो फिल कैसे होगी? स्टाफिंग फंक्शन के थ्रू, क्योंकि स्टाफिंग ही है जो कि राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए, जिसके पास राइट क्वालिफिकेशन हो, उसको अपॉइंट करता है। ठीक है, अब सेकंड हमारा इम्पोर्टेंस है प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। स्टाफिंग ये इंश्योर करता है कि सही पोजीशन पे सही इंसान बैठे जिसके पास हाई क्वालिफिकेशन हो, और वो जिस भी जॉब पे बैठ रहा है, जिस भी जॉब पोजीशन पे बैठ रहा है, उसके सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही उसके पास जो है क्वालिफिकेशन हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंस है ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइजेज। अब आपको पता है अगर आप एफिशिएंट स्टाफ को अपॉइंट करोगे तो इससे क्या है, आपकी एंटरप्राइजेज जो है वो कंटिन्यूअसली सरवाइव करेगी, कंटिन्यूअसली ग्रोथ करेगी। ठीक है, और ग्रोथ भी कैसे करेगी? विद हायर प्रॉफिट। ठीक है, अब जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो वैसे वैसे प्रॉफिट भी तो मिलेगा, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसकी वजह से ग्रो करेगी? एम्प्लॉयज़ की वजह से। तो एम्प्लॉयज़ जो है अगर एफिशिएंट होंगे तभी हमारी एंटरप्राइजेस की ग्रोथ हो सकती है, वो भी अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंस है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब इसमें क्या है कि मैन पावर प्लानिंग और जॉब एनालिसिस की हेल्प से हमें ये पता चल जाता है कि हमें कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और किस तरह के एम्प्लॉयज़ जो हैं हमें उस ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए। ठीक है, तो अब क्योंकि हम अच्छी तरीके से हमें पता चल जाते हैं कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, किस तरह के एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो इसमें कोई भी ओवर मैनिंग या फिर किसी भी रिसोर्सेज की शॉर्टेज या फिर अंडर यूटिलाइजेशन का कोई भी चांस नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंस है हेल्प्स इन कॉम्पिटिंग। अब आपको पता है कि अगर दो ऑर्गेनाइजेशन है उनको compete कराया जाए तो वो दोनों ही एक ही तरह के फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज एक्वायर कर सकती हैं, दोनों के पास ही एक जैसे रिसोर्सेज हो सकते हैं। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन को जीतने में कौन हेल्प करता है? वो हेल्प करता है कि किस कंपनी में या किस ऑर्गेनाइजेशन में जो है कितने एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं, और वो एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ में कैसे पता चलते हैं? स्टाफिंग के थ्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंस है इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़। अब आपका जो स्टाफिंग फंक्शन है वो सिर्फ इसी चीज़ में एंड नहीं हो जाता कि भाई एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर लिया और हमारी स्टाफिंग का जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या होता है, ट्रेनिंग भी कराई जाती है, प्रमोशन भी होता है, कंपनसेशन, ये सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, और उनके मॉरल भी बूस्ट होते हैं। अब नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंस है कीज टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन। अब आपको पता है कि कोई मैनेजमेंट का कोई भी फंक्शन जो है वो अच्छे से इफेक्टिवली या फिर एफिशिएंटली तब तक कैरी ऑन नहीं किया जा सकता जब तक उसकी स्टाफिंग फंक्शन जो है वो एफिशिएंटली ना किया गया हो। ठीक है, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ जो है वो अच्छे तरीके से सिलेक्ट किए गए होंगे, एफिशिएंट होंगे वो एम्प्लॉयज़, तभी तो वो सारे प्रोसेसेस को कर सकते हैं। तो बोला है कि अगर
स्टाफिंग सही होती है हमारी तो सारे ही फंक्शंस हमारे अच्छे हो जाते हैं। अगर हम ऐसे स्टाफ को रखते हैं जो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम कर रहा है तो वो जो है सारे काम को अच्छे से कैरी करेगा। लेकिन अगर हम ऐसे एम्प्लॉयज़ की स्टाफिंग करते हैं जो जिनके पास ना ही अच्छी जॉब क्वालिफिकेशन है, ठीक है, ना ही उन्हें पता है कि किस तरह से काम करना है, ना ही उनके पास कोई एक्सपीरियंस है, तो वो बाकी फंक्शंस को कैसे कैरी ऑन करेंगे। तो स्टाफिंग जो है वो बाकी फंक्शंस को इफेक्टिवली करने की है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कि स्टाफिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, जब स्टाफिंग फंक्शन जो है वो किसी लार्ज स्केल पे कैरी ऑन किया जाता है, मींस किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया जाता है, तो वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बन जाता है। ठीक है, अब आप लोग सोचेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है क्या। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट प्रोसेस का ही एक पार्ट है जो कि ह्यूमन एलिमेंट्स को डेवलप करता है, उसे मैनेज करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे, जैसे कि उनकी नॉलेज को इंक्रीज करना, स्किल, क्रिएटिविटी, टैलेंट, पोटेंशियल, इन सारी चीज़ों को कंसिडर करना ताकि वो जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे से काम कर सके। तो ये सारी ही चीज़ हमारी किस में आ जाती हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। ओके, सो अब हम बात करते हैं एक्टिविटीज ऑफ एचआरएम। एचआरएम मीन्स ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, ये क्या क्या काम करता है। तो पहली इसकी एक्टिविटी है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इसमें होता है कि हमें कितने और किस तरह के पर्सोनल चाहिए ताकि हम जो है एक ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंट पोजीशन को फिल कर सकें। मींस किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई जॉब जॉब पोजीशन खाली है तो उसको फिल करने के लिए कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए और किस तरह के एम्प्लॉयज़ चाहिए, वो हमारा किस में आता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी एक्टिविटीज़ है एम्प्लॉइंग पीपल। इसमें क्या है, एम्प्लॉइंग लोगों को एम्प्लॉय करना। ठीक है, तो लोगों को एम्प्लॉय कैसे करते हैं, रिक्रूटमेंट के थ्रू, सिलेक्शन और उन पर्सनल की प्लेसमेंट करके हम उन लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। थर्ड ये जो एक्टिविटी करता है वो है कैरियर ग्रोथ। इसमें क्या है, कोई भी एम्प्लॉय जिसने अपॉइंट किया है, ठीक है, उसकी ट्रेनिंग कराना, उसकी डेवलपमेंट कराना, ये सारा किस में आता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। उसके बाद नेक्स्ट इसकी एक्टिविटी है परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसमें क्या है, फीडबैक इंक्लूड होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल में। ठीक है, कि वो कैसा कर रहा है। ठीक है, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो आप उसे फीडबैक दे रहे हो, तो ये भी हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही एक एक्टिविटी का पार्ट है। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन उसे कैसे मिलेगी, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से। फाइनेंशियल मींस जैसे आपने भाई उसको एक्स्ट्रा पैसे दे दिए कि भाई तुमने अब की बार अच्छा काम किया, ये ज़्यादा काम किया है तो तुम्हारे ये पैसे हैं, इस तरह फाइनेंशियली वो मोटिवेट होगा। और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कैसे, कि जैसे आपने उसकी तारीफ की, ठीक है, आपने स्टेज पे बुला के उसको मतलब किसी अवार्ड से सम्मानित किया। ठीक है, तो इस तरह से फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दोनों ही तरीके से एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है एचआरएम की, वो है कंपेंसेशन। ठीक है, अब एम्प्लॉयज़ को कंपेंसेट करना, ठीक है, उनको कंपेंसेशन देना, वो ये सोच के करी जाती है, माइंड में ये बात सोच के करी जाती है कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, क्या क्या और दूसरे फैक्टर्स हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर, इन सारी चीज़ों को माइंड में रख के किसी भी एम्प्लॉय को कंपेंसेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी में मतलब आ जाता है कि लोगों का वेलफेयर भी हो। ठीक है, ये भी हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक्टिविटी है। ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन जो भी काम कर रही है उसको सोसाइटी से भी, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी करे और अपने एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए भी करे। नेक्स्ट और सबसे लास्ट हमारी एक्टिविटी जो है एचआरएम की, वो है रिव्यू एंड ऑडिट। ठीक है, रिव्यू एंड ऑडिट किसका होता है, पर्सनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। ठीक है, कि पर्सनल के लिए क्या क्या पॉलिसी है, ठीक है, कि जो भी पर्सनल मीन्स एम्प्लॉय, ठीक है, कि एम्प्लॉय के लिए क्या क्या पॉलिसी है, क्या क्या प्रोसीजर है, वो सारी चीज़ों का रिव्यू किया जाता है, उनको बताया जाता है। ठीक है, तो ये सारी जो है हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टाफिंग प्रोसेस की। अब हम बात करते हैं कि स्टाफिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में। तो पहला इसका स्टेप है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। इस स्टेप में क्या होता है, स्टाफिंग प्रोसेस जो है वो इस चीज़ के साथ शुरू होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में
कितनी मैन पावर रिक्वायरमेंट है, मतलब कि कितने और किस तरह के एम्प्लॉयज जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए आगे काम करने के लिए। ठीक है, तो ये मैन पावर रिक्वायरमेंट जो है वो 3 तरीके से की जाती है, वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस और कंपैरिजन। वर्कलोड एनालिसिस में हम देखते हैं कि कितने और किस तरह के एम्प्लॉयज जो हैं वो हमें चाहिए, ताकि वो जो है हमारी जॉब को, जो भी जो जॉब हमारे पास वेकेंट है, ठीक है, जो भी जॉब पोजीशन हमारे पास वैकेंट है उसको फिल करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या आ जाता है, कितने और किस तरह के लोग जो है वो चाहिए, वो हमारे वर्कलोड में आ जाते हैं। ठीक है, वर्कलोड एनालिसिस में बेसिकली होता है कि कितना काम है आपके पास। वर्कफोर्स एनालिसिस में मीन्स कितने एम्प्लॉयज आपके पास कम पड़ रहे हैं। ठीक है, फिर आप उसको कंपेयर करते हो कि जितने वर्कलोड था, ठीक है, मान लीजिए वर्कलोड था भाई 1000 पैकेट आपको बनाने हैं, और 1000 पैकेट बनाने के लिए आपको भाई 500 एम्प्लॉयज़ चाहिए। ठीक है, तो आप उसको कंपेयर करते हो कि भाई 1000 पैकेट बनाने के लिए 500 एम्प्लॉयज़ हम कंपेयर कर, मतलब कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, अगर एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होते हैं तो उन्हें हटा दिया जाता है, और कम होते हैं तो उन्हें दोबारा से अपॉइंट कर लिया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें यही होता है। अब इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया है, वर्कलोड एनालिसिस में क्या है, इसमें देखते हैं कि कितने और किस तरह के एम्प्लॉयज जो है हमारी कंपनी को चाहिए, ताकि वो जो है वेरियस जॉब्स को परफॉर्म कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कफोर्स एनालिसिस में क्या है कि कितनी हमारी वर्कफोर्स एग्जिस्ट है। ठीक है, हमारे पास अभी कितनी वर्कफोर्स हैं और कितने वर्कफोर्स की हमें और ज़रूरत है, मीन्स कितने एम्प्लॉयज़ हमारे पास है। मैं जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया, मैंने कहा 1000 पैकेट बनाने 500 एम्प्लॉयज़ चाहिए, सॉरी 500। ठीक है, 1000 पैकेट बनाने हैं और 500 एम्प्लॉयज़ चाहिए। अब मान लीजिए आपने देखा कि वर्कलोड है इतना, आपको पता चल गया वर्कलोड, आपने एनालिस कर लिया कि वर्कलोड है इतना, और मेरे पास है 300। ठीक है, तो ये 300 मेरे क्या हो गए, एग्जिस्टिंग मैन फोर्स। ठीक है, कि जितनी मेरे पास एग्जिस्टिंग कितने लोग हैं, तो कितने हैं 300। अब मुझे और कितने चाहिए, 200 चाहिए। तो ये सारा किस में आ जाता है, मेरा वर्कफोर्स एनालिसिस में। इसमें क्या है कि हमारी कितने वर्कफोर्स, कितने एम्प्लॉयज़ हमारी कंपनी में ऑलरेडी हैं और कितने हमें चाहिए। ठीक है, कितने ओवरबर्डन है, मीन्स अगर मान लीजिए 500 चाहिए और 600 हैं, तो उन 100 को हम हटा देंगे, और अगर 300 हैं तो 200 को अपॉइंट कर लेंगे। मीन्स कितने ओवरबर्डन है और कितने अंडरबर्डन है, वो हम इस वर्कफोर्स एनालिसिस में देखते हैं। अब थर्ड हमारा आ जाता है कंपैरिजन। वर्कलोड एनालिसिस और वर्कफोर्स एनालिसिस करने के बाद मैनेजर जो है वो दोनों को ही कंपेयर करता है। ठीक है, वो देखता है कि वर्कलोड जो है वो वर्कफोर्स के बराबर है या नहीं। ठीक है, कि जितना वर्कलोड है उसके हिसाब से वर्कफोर्स अवेलेबल है या नहीं, वो उस चीज़ को कंपेयर करता है। ठीक है, बेसिकली इस कंपैरिजन में देखते हैं, ठीक है, वर्कलोड और वर्कफोर्स दोनों को कंपेयर किया जाता है। फिर देखते हैं कि वर्कलोड ज़्यादा है और वर्कफोर्स कम है, यानी कि अंडरबर्डन है, तो हम क्या करते हैं, और एम्प्लॉयज़ अपॉइंट कर लेते हैं। अगर वर्कलोड कम है और वर्कफोर्स ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, इसका मतलब ये क्या, कौन सी सिचुएशन है, ओवरबर्डन है, तो हम क्या करते हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ को वहाँ से हटा देते हैं। तो कंपैरिजन में हमारा मैनेजर जो है वो इस तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा स्टाफिंग प्रोसेस है रिक्रूटिंग। रिक्रूटिंग का मतलब क्या होता है, रिक्रूटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोगों को इंड्यूस करते हैं कि वो जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करे। ठीक है, कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, किस तरह की एम्प्लॉयज़ चाहिए, इन सबको एक्सेस करने के बाद मैनेजर क्या करता है, इस मतलब ये ट्राई करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं जॉब के लिए अप्लाई करें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस मिल सके और वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेटर कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर सके। तो ये सारा किस में आ जाता है, हमारा रिक्रूटिंग में। रिक्रूटिंग और सिलेक्शन थोड़ा आपको एक जैसा लगेगा, पर ये बिल्कुल एक जैसा नहीं होता। रिक्रूटिंग का मतलब होता है लोगों को इंड्यूस करना, लोगों को अपनी जॉब्स की तरफ खींचना, क्योंकि लोगों की ज़रूरत आपको है। ठीक है, और लोगों को जॉब्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो लोगों को इंड्यूस करना ताकि वो जो है आपकी जॉब्स के लिए अप्लाई करें, तो वो किस में आ जाता है, रिक्रूटिंग में। ठीक है, अब थर्ड हमारा प्रोसेस है सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या करते हैं, हम सूटेबल कैंडिडेट चूज करने के बाद, ठीक है, हम क्या करते हैं, जो भी जॉब पोजीशन उनके लिए खाली होती है उसमें एम्प्लॉयज़ को फिट करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक सूटेबल कैंडिडेट को चूज करते हैं ताकि वो एक वैकेंट जॉब पोजीशन को फिल कर सके। ठीक है, सिलेक्शन जो है
वो कुछ प्रोसेस के थ्रू किया जाता है जिसमें कुछ टेस्ट और इंटरव्यूज होते हैं। ठीक है। अब सिलेक्शन में क्या होता है, सिलेक्शन में सिलेक्टेड एम्प्लॉयज जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं और रिजेक्टेड ज़्यादा होते हैं। मीन्स लोगों को सिलेक्ट बहुत कम किया जाता है और रिजेक्ट से ज़्यादा किया जाता है। इसीलिए इसी मेन रीज़न की वजह से ही हमारे सिलेक्शन प्रोसेस को नेगेटिव प्रोसेस भी कहा जाता है। ठीक है। और अब बेसिकली ये जो सिलेक्शन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से सबसे बेस्ट को चुनना जो भी अच्छा है। ठीक है। और उन बेस्ट को चुन के ये देखना कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अब किस तरह की चीज़ें जो है की जानी चाहिए। मतलब अब क्या है, लोग जो है काम नहीं कर रहे थे, क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज़ कम थे। अब एम्प्लॉयज़ पूरे हो गए तो सिलेक्शन के बाद मेन इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि अब जो है अपने काम को सीरियसली करो, क्योंकि आपके जो भी आपको लग रहा था कि भाई एम्प्लॉयज़ कम है, काम नहीं हो पा रहा है, अब एम्प्लॉयज़ आ गए हैं तो सीरियसली काम करना शुरू कर दो। तो ये सिलेक्शन करने के बाद ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है। सिलेक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि जो बहुत सारे लोगों में से बेस्ट को सिलेक्ट करना, और दूसरा ये कि जब सिलेक्ट हो गए तो अपने काम को सीरियसली करना। अब जैसे सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस कहते हैं। अब जैसे कि आप देखते हो यूपीएससी में कंपटीशन इतना ज़्यादा, सिलेक्ट बहुत कम लोग होते हैं। ठीक है। तो यूपीएससी एक बेटर एग्जांपल है इसका। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टाफिंग प्रोसेस है हमारा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। तो प्लेसमेंट और एंड ओरिएंटेशन के बारे में जानते हैं अब। हमारे प्लेसमेंट में क्या होता है, प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जिस वैकेंट पोजीशन के लिए एम्प्लॉयज़ आपने सिलेक्ट किया है वो वैकेंट पोजीशन उसको दे देना। और ये वैकेंट पोजीशन उसके हाथ में कब आती है, वो उसको जॉब पोजीशन कब मिलती है, जब उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है। तो प्लेसमेंट का मतलब होता है कि ऑक्यूपाइंग ऑफ पोस्ट बाय द कैंडिडेट। ठीक है। कि कैंडिडेट के द्वारा उस पोस्ट को ऑक्यूपाई कर लेना जिसके लिए वो सिलेक्ट किया गया है। ठीक है। सिलेक्शन के बाद एम्प्लॉय को एक अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है और उसको कहा जाता है कि भाई ये पोजीशन जो है आपकी और आप इसे ऑक्यूपाई कर लें। ठीक है। और ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि जो न्यू एम्प्लॉय आया है उसे जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उनसे मिलाना, ताकि वो जो है एक फैमिलियर एटमॉस्फेयर फील कर सके और वहाँ पर अच्छे से बिना किसी हिचकिचाहट के काम कर सके। तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस है। प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जिस एम्प्लॉय को आपने सिलेक्ट किया है उसको उसकी जॉब पोजीशन देना बाय गिविंग हिम अपॉइंटिंग लेटर। और ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि जो नया एम्प्लॉय आया है उसे पुराने एम्प्लॉय से मिलाना, ताकि उसके अराउंड एक फैमिलियर सराउंडिंग बन जाए, ताकि वो जो है कंफर्टेबल होकर अपना काम कर सके। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट प्रोसेस है हमारे स्टाफिंग का, वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है। अब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ के बीच कॉम्पिटेंस की फीलिंग इम्प्रूव करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उनको ट्रेन किया जाए, उनको डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए। ठीक है। ताकि वो जो है टॉप लेवल पे पहुंच सके और अपनी स्किल्स को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। ठीक है। फ्रेंड्स, हमने ये जो प्रोसेस पढ़े थे, ये स्टाफिंग प्रोसेस, ये थे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है। कि जब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसके लिए क्या क्या स्टाफिंग प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से स्टाफिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। जब ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल होती है, मीन्स जब उसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में होती है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती। तो अब उसमें नहीं होती तो स्टाफिंग प्रोसेस कैसे होता है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन का पहला स्टाफिंग प्रोसेस है परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब देखो, ट्रेनिंग और जॉब को परफॉर्म करने के बाद, कुछ टाइम तक ट्रेनिंग करने के बाद, जॉब करने के बाद, ये ज़रूरी होता है कि एम्प्लॉय को एवेल्युएट किया जाए। ठीक है। कि एम्प्लॉय कैसा है, कैसा कर रहा है, क्या उसकी परफॉर्मेंस है। ठीक है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना। ठीक है। और इवेल्युएट कैसे करते हैं, अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड्स, कुछ स्टैंडर्ड्स के थ्रू इसको इवेल्युएट करते हैं। ठीक है। ये स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को जान सकें। ठीक है। कि एम्प्लॉय कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। तो कुछ सुपीरियर जो होते हैं वो एक फीडबैक रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। इसी परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू, ताकि ये पता चल सके कि वो पर्सनल या फिर वो जो एम्प्लॉय है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्टाफिंग प्रोसेस है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। अब प्रमोशन का मतलब होता है किसी जिस जॉब पोजीशन पे आप काम कर रहे हो उससे भी एक हायर जॉब पोजीशन मिल जाना, ठीक है, जिसमें आपको ज़्यादा सैलरी मिले, ज़्यादा जॉब सेटिस्फेक्शन हो और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, ठीक है। लेकिन ये जो प्रमोशन होता है ये इसी फीडबैक रिपोर्ट के बेसिस पे ही किया जाता है, और ये फीडबैक रिपोर्ट जो है वो उन्हें किससे मिलती है, आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल से, ठीक है। तो इसी को देख के ही आपका प्रमोशन होता है आगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है कंपनसेशन, ठीक है। सो कंपनसेशन का मतलब होता है कि जॉब का प्राइस, इसमें क्या है, आपके पेज, रिवॉर्ड या दूसरे इंसेंटिव्स आ जाते हैं जो कि एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं। इसमें क्या है, डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट दोनों तरह की पेमेंट जो है वो इन्वॉल्व होती है। डायरेक्ट पेमेंट में आपके आ जाते हैं वेजेस, सैलरी, ये सारी चीज़ें, और इनडायरेक्ट पेमेंट में आपके आ जाते हैं मेडिकल फैसिलिटी, इंश्योरेंस, एफडी, ये सारी चीज़ आपके इनडायरेक्ट पेमेंट्स में आ जाती हैं, ठीक है। अभी आपकी जो डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट होती है ना, ये दो तरह की होती है, टाइम बेस्ड और परफॉर्मेंस बेस्ड, ठीक है। टाइम बेस्ड होता है कि ये जो है सैलरी या वेजेस जो है वो या तो डेली मिल रही हो, या फिर हफ्ते में मिल रही हो, या फिर मंथली बेसिस में मिलती हैं, वो होती है हमारी टाइम बेस्ड डायरेक्ट पेमेंट, ठीक है। और दूसरी है परफॉर्मेंस बेस्ड। परफॉर्मेंस बेस्ड होती है कि जैसे एक एम्प्लॉय जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने प्रोडक्ट बना रहा है, कितने यूनिट उसने बनाए, कितने पीसेस उसने बनाए। जैसे कि आप देखते हैं कुछ डेली वुमेन वर्कर्स होती हैं, वो जाती हैं, ठीक है, और उन्हें इतने पैसे मिलते हैं जितने पीसेस या जितनी यूनिट्स उन्होंने एक बनाई होती है, ठीक है। या तो वो अपनी जो सैलरी है वो या तो डेली के बेसिस पे ले लेते हैं या वीकली या मंथली, ठीक है, इस बेसिस पे। तो डेली, वीकली या मंथली बेसिस पे लेते हैं तो डायरेक्ट पेमेंट, ठीक है। और परफॉर्मेंस बेस्ड होता है कि पर सॉरी डेली वो कितने यूनिट्स जो हैं वो बना रहे हैं, ठीक है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, and here we have completed the first part of chapter 6 of business studies. So if you like this video, please hit the like button, share it with your friends, and do subscribe my channel. Thank you.